दोस्तों स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि भूगोल में अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं और पेपर करीब आ रहा है धीरे धीरे, तो आप कैसे आंसर को लिखेंगे बनाकर आज के इस वीडियो में डिटेल में आपको समझाएंगे। एक जेन्युइन तरीका आपको बताएंगे जिससे आप बेहतरीन तरीके से लिखकर अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इस मॉडल पेपर के जरिए मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाऊंगा कैसे आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो हम लोग पीछे से सॉल्व करेंगे, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से, क्योंकि यहाँ पे नंबर ज़्यादा मिलेगा और शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे। बहुविकल्पी क्वेश्चन में कोई भी आप इसमें से टिक करना होता है। अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आएगा तो उसमें आपको तुक्का तो मारना ही होगा। किस्मत अच्छी रहेगी तो एक नंबर आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे नहीं आएगा तो आपको उसमें से कोई न कोई एक ऑप्शन टिक तो करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, माइनस मार्किंग है नहीं, आप उसमें से एक क्वेश्चन जरूर टिक कर देंगे। ठीक है, आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम लोग विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पे, ताकि जो है आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। यहाँ पे देख पाएंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पे 150 से लेकर 200 शब्दों में आंसर देना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखिए और फिर इसके बाद इसको समझने का प्रयास करेंगे कैसे अपने कॉपी में आंसर को लिखेंगे जब कुछ नहीं आएगा तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा गया है कि मानव विकास से क्या तात्पर्य है। मानव विकास को मापना जो है या मापने का क्या विधि है, कैसे मापा जा सकता है मानव विकास को, इसके बारे में आपको बताना है। अगर आपके क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अगर यहाँ पे अथवा करके दिया रहता है, ये वाला अगर आपको थोड़ा बहुत आ रहा है तो आप इसे भी कर सकते हैं, यानी 23 नंबर दोनों में से कोई आपको एक करना होगा। ठीक है, अथवा करके लिखा है कि पत्तन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं और पत्तनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए, इस प्रकार से पूछा गया है। अब यहाँ पे मान लेते हैं दोनों में से कोई आपको नहीं आ रहा है, दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, छोड़कर तो आएंगे नहीं। अगर छोड़ कर आएंगे भैया कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन हम कुछ लिख कर आना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना है मानव विकास। यहाँ पे लिखा है मानव विकास से क्या तात्पर्य है, ये पूछा गया है, तो आपको सबसे पहले हेडिंग लिखना है मानव विकास। ठीक है, मानव विकास क्वेश्चन से ही आपको हेडिंग बना लेना है मानव विकास। अब यहाँ पे सोच सोच के लिखना है, क्या लिखेंगे एक डिटेल में बात को समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सेंटेंस विकास। आपको विकास समझ में आ रहा है, वो नहीं विकास जो आपका दोस्त हो, ठीक है, या वो विकास नहीं जो किसी लड़के का नाम हो। यहाँ पे विकास की बात हो रही है, यानी कोई भी चीज़ ऐसा है जो विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो उसके आगे लिखा है मानव। मानव लिखा है, विकास किसका हो रहा है, मानव का हो रहा है। किसका हो रहा है, मानव का हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो अब इसको सेंटेंस को लिखेंगे कि मानव विकास कैसे करता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर मानव के पास आय होगी, ठीक है, आय होगी तो वो विकास करेगा, 100% करेगा। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप जो चाहोगे वो खरीद लोगे, जो चाहोगे वो बनवा लोगे। इसका मतलब है कि आप विकास कर पाओगे। जब आय नहीं रहेगी तो क्या विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब सबसे बड़ा स्रोत क्या है, आय है, इनकम है, पैसा है। बिना पैसे की क्या विकास कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका मुख्य क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाते हैं, अगर मान लेते हैं आपका स्वास्थ्य जो है, आपका स्वास्थ्य वो ठीक नहीं है, ठीक है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो क्या आप आय यानी पैसा कमा पाओगे, नहीं कमा पाओगे। तो क्या हमारे लिए स्वास्थ्य भी जरूरी है, हाँ बिल्कुल जरूरी है भैया, तभी तो पैसा कमाएंगे। जो हमारा हेल्थ सही रहेगा तो हम काम करेंगे, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो फिर क्या होगा, विकास होगा। सेंटेंस क्लियर हो गया भैया। यहाँ पे ये तीन जो पहलू हैं जो मैंने आपको बताया है, अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं बहुत आसान शब्दों में। ठीक है, यानी अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप पैसा कमा सकते हो, और जब पैसा आएगा तो 100% विकास जरूर होगा। तो इसका मतलब क्या है, अब आपको बना बना के इसमें से लिखना है। जैसे क्या लिखेंगे कि जब मानव स्वस्थ होता है तो वो आय प्राप्त करता है, यानी काम करता है, काम के बदले उसे आय की प्राप्ति होती है, जिसके आधार पे वो विकास करता है। यानी अगर इसको आप समझ गए हैं तो आप इस प्रकार से अपने सेंटेंस में बना के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आराम से आपको पूरा नंबर, बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है, बस ये कि जेन्युइन तरीका होना चाहिए। जो तरीका मैं बता रहा हूँ कोई फ्रॉड तरीका नहीं है, एक जेन्युइन तरीका है। सही तरीके से मैंने बताया है कि कैसे आप क्वेश्चन को पकड़ के
उसमें से आंसर को निकाल सकते हैं। तो वही बात यहाँ बताया गया है कि मानव विकास कैसे कर सकता है, जब वो स्वस्थ होगा, स्वस्थ होगा तो काम करेगा, काम करेगा तो पैसा मिलेगा, पैसा मिले तो विकास होगा। सेंटेंस क्लियर है भैया, ठीक है। चलिए अब इतना अगर आप लिख देंगे तो इसमें छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि मानव क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, ये मानव है मान लेते हैं, एक डायग्राम बना देंगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, कहेगा भाई आंसर बड़ा अलग लिखा है लड़का, ठीक है, तो आपको नंबर मिलेगा। ये क्या है? ये मानव है। अब देखिए मानव अगर स्वस्थ रहता है, ठीक है, मानव रहता है स्वस्थ, ठीक है, अगर मानव भैया अगर मानव का स्वास्थ्य ठीक है तो मानव क्या करेगा? मानव काम करेगा, ठीक है, मानव काम करेगा। मानव काम करेगा तो उससे क्या मिलेगा? उसे आय की प्राप्ति होगी। क्या होगी? आय की प्राप्ति होगी। और जब आय की प्राप्ति होगी तो फिर मानव क्या करेगा? विकास करेगा। तो ये पूरा सर्कल बना सकते हैं, एक डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं और बेहतरीन नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कॉपी को। अब इसके बाद जब आप इतना लिख लेंगे तब इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अगला हेडिंग, मानव विकास मापन, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ तक जो है आप हेडिंग बना लेंगे और फिर इसके बारे में आप लिखेंगे मानव विकास मापन। अब यहाँ पे अगर आपको मानव विकास में आ गया है तो यहाँ पे मापन लिखा है। मापन मतलब मापना, ठीक है, मापन यानी मापना, किसी चीज़ को मापना। उसको जैसे मान लो कोई दूध वाला है, दूध माप रहा है, ठीक है, या फिर कोई चीज़ है उसको नापा जा रहा है, तो यहाँ पे मानव विकास को भी नापा जाएगा। कैसे कैसे नापा जाएगा, आइए इसको समझते हैं। देखिए मानव कितना विकास कर लिया है, जैसे आप जिस क्षेत्र में रहते होंगे, कोई बहुत अमीर होगा, ठीक है, कोई गरीब होगा, कोई मिडिल में होगा, तो कहने का मतलब ये है कि वो विकास कैसे किया। जब आप उसका विकास मापे होंगे तभी तो पता चला होगा, तभी तो आपको पता चला कि भाई इतना ही विकास कर चुका है। तो कैसे विकास चलेगा? पता चलेगा जब उसकी आय का पता चलेगा हमें कि वो आय कितना प्राप्त करता है। अगर कोई 1 लाख रुपया महीना कमाता है, कोई 10,000 महीना कमाता है, तो विकास कौन करेगा? 1 लाख रुपया वाला करेगा 100%, ठीक है। तो जिसका आय अच्छा होगा वो विकास ज़्यादा करेगा, तो हम उसको आय के आधार पे माप सकते हैं, ठीक है, माप सकते हैं। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका शिक्षा। शिक्षा से भी हम, एजुकेशन से भी माप सकते हैं कि भाई कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा हो, कोई अनपढ़ हो। अगर कोई पढ़ा लिखा हो और कोई अनपढ़ हो तो विकास कौन कर पाएगा? जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा वही तो विकास कर पाएगा, 100% है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा। ये दो पॉइंट आपको मिल गए हैं। अब आपको 3 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है, 2 पॉइंट आपको मिल गया है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट इसमें ले सकते हैं कि यहाँ पे मानव की जो प्रति व्यक्ति आय है, मानव की प्रति व्यक्ति आय, इसके आधार पे भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है, इसके आधार पे बता सकते हैं कि मानव कितना विकास कर रहा है, कितना विकास नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद उसमें आप तीसरा पॉइंट स्वास्थ्य भी जोड़ सकते हैं। उसमें क्या जोड़ सकते हैं? स्वास्थ्य भी जोड़ सकते हैं कि मानव जो है कितना विकास कर पाए, कितना विकास नहीं कर पाएगा। जब उसका स्वास्थ्य सही रहेगा, अब लंबे समय तक अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, तो लंबे समय तक काम करेगा, लंबे समय तक काम करेगा तो बढ़िया पैसा कमाएगा। सिंपल सी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो, आप देख पा रहे हो कि इसी क्वेश्चन से सिर्फ इतने से ही पूरा का पूरा आंसर निकल के सामने आ रहा है। आसानी से आप इसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात थोड़ा अगर समझ जाएंगे तो आप अच्छे शब्दों में उसे लिख पाएंगे। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए, अथवा करके जो दिया था, पत्तन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं? पत्तनों को वर्गीकरण जो है उनकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए। तो सबसे पहले बताना कि पत्तन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं। जब आप ये लिख देंगे तब आपको 3 नंबर मिलेगा, और फिर जब उसका वर्गीकरण करेंगे तो फिर आपको 3 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आपको करना है। अब आपको पत्तन समझ में नहीं आता कि पत्तन क्या होता है तो भैया दिक्कत हो जाएगी। अब आगे पढ़िए, यहाँ पे लिखा है व्यापार, ठीक है, व्यापार लिखा है। व्यापार का मतलब तो आपको समझ में आता होगा ना भैया कि व्यापार करना, किसी वस्तु को खरीदारी करना, लेन देन करना, इतना तो समझ में आता होगा। मार्केट में जाते होंगे, व्यापार होता ही होगा, है ना। तो व्यापार आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पे अगर आप पीछे आएंगे तो पत्तन में लिखा है कि पत्तन व्यापार के लिए सहायक होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पत्तन है वो कहीं न कहीं इसके माध्यम से व्यापार होता है। ये आपको अगर पता चल गया तो कहानी में ट्विस्ट आ जाएगी, कहानी में समझ में आ जाएगा। अब पत्तन क्या होता है? तो भैया पत्तन एक ऐसा माध्यम होता है जिसके सहारे क्या होता है? व्यापार होता है। सिंपल लिखिए ऐसे बना बना के सेंटेंस। अगर आपको पत्तन का शुद्ध पता नहीं चल रहा कि पत्तन क्या होता है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा पता है कि पत्तन क्या होता है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह होता है जो समुद्र के तट पर अवस्थित होते हैं, जैसे कि मुंबई है, ठीक
ठीक है। जैसे कि मुंबई है, मुंबई एक बंदरगाह है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। अब यहाँ से क्या होता है, व्यापार होता है, व्यापार होता है अलग अलग देशों में, यहाँ से लोग जहाज लेकर जाते हैं, ठीक है। तो पत्तन क्या होता है, जहाँ पे समुद्र के जहाज आके रुकते हैं, ठहरते हैं, वहाँ से आयात निर्यात होता है, वस्तुओं का लेन देन होता है, यानी व्यापार होता है, उसे पत्तन के नाम से जाना जाता है। तो अब आपको लिखना है कि क्यों सहायक होते हैं, पत्तन किस लिए सहायक होते हैं, व्यापार के लिए सहायक होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको बताना है। तो अगर आप इतना समझ गए हैं कि पत्तन के माध्यम से व्यापार होता है, जो समुद्र के तट पर अवस्थित होते हैं, यहाँ से वस्तुओं और सेवाओं का जो है आयात निर्यात होता है, इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना बना लिखेंगे, पूरा बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा। एक जेन्युइन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप चीज़ों को समझ के लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है पत्तनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए। अब पत्तनों का वर्गीकरण आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें, यहाँ पे अवस्थिति लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे तीन सेंटेंस है, एक पत्तन है, दूसरा वर्गीकरण है, तीसरा अवस्थिति है। अवस्थिति में देखिए यहाँ पे स्थिति लिखा गया है, ठीक है, अवस्थिति छोड़ दीजिए, या फिर यहाँ पे आपका सेंटेंस जो है स्थिति, इतना इतना समझ जाइए स्थिति। तो पतन की स्थिति क्या है, यानी कहाँ लोकेशन है उसका, किस प्रकार से होते हैं। जैसे अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, विस्तृत पत्तन होते हैं, नौसेना पत्तन होते हैं, कृत्रिम पत्तन होते हैं, प्राकृतिक पत्तन होते हैं। तो उस प्रकार से वर्गीकरण कीजिए और उसके बारे में आसानी से आप लिखिए, ठीक है। ऐसे बना बना के सेंटेंस सोच सोच के लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिल पाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि भारत के नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण कीजिए, प्रत्येक प्रकार के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, पेपर में यहाँ से आ सकता है कि कैसे आप सेंटेंस को इसको बनाकर लिख सकते हैं। भारत में नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण कीजिए। अब आपको नहीं समझ में आ रहा कि कार्यात्मक क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। भारत समझ में आता है ना कि भारत में हम लोग रहते हैं। अब यहाँ पे नगर लिखा है तो लिखा है देखिए भारत के नगरों, इसका मतलब भारत के नगरों की बात हो रही है, भारत के शहरों की बात हो रही है। अब यहाँ पे आपको समझ में इतना आ गया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अभी देखिए भारत के नगरों की बात हो चुकी है, अब यहाँ पे कार्यात्मक वर्गीकरण करना है। यहाँ पे देखिए अगर आपको यहाँ पे सेंटेंस तोड़ तोड़ के पढ़िए, कार्य लिखा है, कार्य है ना, यानी भारत में जो नगर है उनके कार्य क्या है ये हमें बताना है उसमें, ठीक है। यही हमें बताना है कि नगरों के काम क्या है भाई। जैसे नई दिल्ली मान लेते हैं, तो नई दिल्ली जो नगर है, इस नई दिल्ली का काम क्या है, इस नई दिल्ली में क्या क्या मुख्य चीज़ें होती हैं, क्या इसका काम होता है नई दिल्ली से, वो आपको लिखना है। तो नई दिल्ली एक राजधानी है, ठीक है, देश की राजधानी है, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पे उच्च पदाधिकारी कोई लोग जो प्रशासन में होते हैं वो लोग यहाँ पे बैठते हैं, रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनके बारे में लिखिए कि भैया जो है जो भारतीय नगरों में जैसे कि नई दिल्ली हो गया, नई दिल्ली में क्या होता है, नई दिल्ली में प्रशासन के लोग बैठते हैं, वहाँ पे अपना काम करते हैं। तो काम करते हैं यानी कार्यात्मक काम हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ प्रत्येक प्रकार के उदाहरण भी देना है, तो उदाहरण में जैसे मैंने नई दिल्ली नाम लिया तो उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कुछ ऐसे नगर होते हैं जो प्राचीन नगर है, प्राचीन का मतलब बहुत पुराने शहर हैं जहाँ पे धार्मिक स्थल उनका मान्यता है। जैसे प्राचीन नगर में बात करें, वाराणसी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, वाराणसी हो गया, काशी मथुरा हो गया, ठीक है, वाराणसी को ही काशी कहा जाता है, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, ठीक है, और जो है अयोध्या भी हो गया, ये प्राचीन नगरी में भी ये भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कुछ ऐसे नगर हैं जिनके आपको नगरों के बारे में बताना है। जैसे अगर आप यहाँ पे लिखिए प्राचीन नगर, पहला पॉइंट लिखिए यहाँ पे प्राचीन नगर, तो प्राचीन नगर में लिखिए कि प्राचीन नगर कौन कौन से हैं, उदाहरण में लिखिए जैसे अयोध्या हो गया, काशी हो गया, मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, ये सब क्या है, प्राचीन नगर हो गए, इस प्रकार से, ठीक है। और ऐसे ही जो है आपको कुछ उद्योग नगर होते हैं जहाँ पे उद्योग ज़्यादा होते हैं, तो जहाँ पे उद्योग ज़्यादा होते हैं उनके बारे में लिखिए। अगर आपको नाम नहीं पता तो आप लिखिए ऐसे क्षेत्र जहाँ पे उद्योग होते हैं, यानी फैक्ट्रियाँ होती हैं, कंपनियाँ लगाई जाती हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन यानी उत्पादन ज़्यादा होता है। ऐसे सेंटेंस बना बना के आप लिखिए। और फिर इसके बाद जो है प्रशासनिक नगर लिख सकते हैं, या फिर जहाँ पे उच्च पदाधिकारी के लोग रहते हैं वो प्रशासनिक नगर हो गया। जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं वो आपका पर्यटन नगर हो गया, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट
से जाते हैं पर्यटन नगर हो जाएगा। तो पर्यटन नगर में क्या होता है, लोग घूमने जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से शहर हैं जहाँ लोग घूमने जाते हैं भाई? नैनीताल, शिमला, मसूरी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश घूमने जाते हैं लोग, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ऐसे सेंटेंस को बना बना के सोच सोच के आप लिख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा, आप आसानी से समझ पाएंगे उसको। ठीक है, अथवा करके क्वेश्चन दिया है, भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं और इनको विकास के प्रभावित करने वाले जो कारक है उनके बारे में आपको बताना है। तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए भारत के परिवहन के बारे में पूछा है। जैसे यहाँ भारत के नगरों के बारे में पूछा था, ऐसे यहाँ पे भारत के परिवहन के बारे में पूछा है। आपको तो पता होगा परिवहन के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सेंटेंस अब लिखेंगे परिवहन के बारे में। अब परिवहन में प्रमुख साधन कौन कौन से होते हैं? देखिए एक तो रेल परिवहन होता है भाई, रेल से जाते हैं तो रेल परिवहन हो गया। ठीक है, अगर आप रेल से जाते हैं तो रेल परिवहन हो गया। अगर आप हवाई जहाज से जाते हैं या हवाई जहाज तो देखे होंगे तो वायु परिवहन हो गया। ठीक है, वायु परिवहन हो गया। ठीक है, वायु परिवहन हो गया। दो परिवहन हो गया, दो परिवहन नोट कर लीजिए। इसके बाद अगर जो है आप बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन से तो हो गया रेल परिवहन, बस से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं तो आपका स्थल हो गया, यानी सड़क परिवहन हो जाएगा। ठीक है, सड़क परिवहन हो जाएगा। तो ये आपका परिवहन हो गया। ठीक है, ये आपका परिवहन हो गया। अब आपको यहाँ पे 3 परिवहन के बारे में पता चल गया, लिखिए उसके बारे में बना बना के कि सड़क परिवहन में जो है उसमें हाईवे होता है, हाईवे में लोग गाड़ी स्पीड में लेकर जाते हैं, वहाँ पे गाड़ी धीमे नहीं चलती है, स्पीड में लोग लंबे लंबे सफ़र को तय करते हैं। तो इस प्रकार से सेंटेंस को लिखिए, उसमें क्या क्या चलते हैं, बस, ट्रक, ऑटो, टेम्पो, सब कुछ लिखिए उसमें अच्छे तरीके से। वायु परिवहन में जहाज चलते हैं भाई, वायु परिवहन में जहाज नहीं चलेगा उसमें, तो वायु परिवहन में जहाज चलता है। अब उसके बारे में आप लिखिए कि जो है वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु मार्ग से लेकर हवाई जहाज के माध्यम से दूरी तय की जाती है। ऐसे सेंटेंस बना बना के सोच सोच के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे तरीके से कॉपी को आप भर पाएंगे और जेन्युइन तरीके से कॉपी को आप लिख पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से आंसर दिया जाता है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ चुका होगा तो ऐसे ही आपको जो अति लघु उत्तरीय हैं या फिर जो लघु उत्तरीय हैं आप उन्हें भी उस तरह से आप लिख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो में आपको अन्य विषय के बारे में बताऊं कैसे आप उसे बना के आसानी से लिख सकते हैं। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।